हेलो गाइस, वेलकम इन दिस क्लास। आज हम लोग प्रदर्शित प्रश्न पत्र 2021-22 विषय हिंदी आधार या कोर सब्जेक्ट का हिंदी कोर सब्जेक्ट का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैम्पल पेपर। ये हमारा सैम्पल पेपर है और ये है 2021 और 22, अर्थात जो नया टर्म आया है जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम होगा, तो ये टर्म वन का सैम्पल पेपर है। इसके ये अधिकतम 40 मार्क्स का होगा और इसमें हमको निर्धारित समय जो मिलेगी वो है 90 मिनट। तो इसके सामान्य निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं पहले। तो हमारे पास सामान्य निर्देश में दे रखा है, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। दूसरा है, खंड अ में 30 प्रश्नों में से केवल 15 का ही उत्तर देना है। खंड ब में 6 प्रश्नों में केवल 5 का प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड श में 22 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अर्थात हमें यहाँ फर्स्ट वाले में हमें देना है सिर्फ 15 का क्वेश्चन का आंसर, और दूसरे में हमें देना है 5 प्रश्नों के उत्तर, और तीसरे में हमें देना है 22 प्रश्नों के उत्तर। तो बस हमारे पास कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इसे हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास निर्देश क्या दे रखा है, निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। तो अगर आप पहले ही निर्देश को जानते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रश्न पत्र में प्रस्तुतपरक प्रश्न पूछे गए हैं, वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प का चयन सावधानीपूर्वक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा खंड अ जो है वो अपठित बोध है, जो कि हम पढ़े नहीं हैं, जो हमारा वो अनसॉल्व्ड पैसेज है। तो ये 15 नंबर का आएगा और आज हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद है मुझे ये आप लोगों को ये आती होगी। और आज हम लोग बुक के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम सीधे बुक के पढ़ाए क्वेश्चंस पे आते हैं और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये सब सामान्य उसमें से पढ़ के आपको आंसर देने हैं, तो इससे मुझे लगता है आप कर लेंगे। और यहाँ ये अथवा दे रखा है, अर्थात उसमें का या तो क्वेश्चन का आंसर देना है या तो नीचे वाले का गद्यांश का पढ़ के हमें आंसर देना है। और इसी तरह गद्यांश के बाद पद्यांश हमारा शुरू हो जाता है, अपठित पद्यांश। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है खंड ब, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर। अभिव्यक्ति व और माध्यम के पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है हमारा थर्ड बुक है हिंदी कोर का। तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस का आंसर हम याद रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, दृश्य का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? तो समाचार पत्र में अधिक महत्व होता है, रेडियो में अधिक होता है, या टेलीविज़न में होता है, या इंटरनेट में होता है? समाचार पत्र में हम देखते हैं कि बिना चित्र के भी अगर न्यूज़ लिखे रहते हैं तो भी व्यक्ति पढ़ के सामान्य समझ लेता है। रेडियो में तो हमें चित्र दिखाए ही नहीं जाते हैं, रेडियो तो हम सीधे सुनते हैं, सिर्फ वो सुनने के लिए होता है। मगर टेलीविज़न में जो है वो महत्व है। टेलीविज़न में जो दृश्य है उसका अधिक महत्व है, क्योंकि टेलीविज़न में जो हम देखते हैं, टेलीविज़न में जो दृश्य है वो देख के हम समझते हैं। तो टेलीविज़न एक दृश्य संचार माध्यम है, तो इसका राइट आंसर थर्ड टेलीविज़न हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3, 4, 5 या 2? तो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है वो कुछ इस तरह से बनती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट होता है बॉडी, और थर्ड पार्ट होता है हमारा समापन। ये इंट्रोडक्शन मान लेते हैं, और ये बॉडी है, और ये समापन है। तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन ए है, आंसर ए, हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में मैं तो वैसे बता देता हूँ, अर्थात कि इसमें उल्टा पिरामिड शैली में पहले हम इंट्रोडक्शन में ही कहानी का मतलब जो न्यूज़ है उसका मूल जो टॉपिक रहता है वो हम पहले ही लिख देते हैं, उसके बाद उसके अंदर के चीज़ों को वर्णन करते हैं, वही उल्टा पिरामिड शैली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा खर्चीला, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हमें संचार माध्यम को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है रेडियो, सेकंड ऑप्शन है टेलीविज़न, थर्ड ऑप्शन है समाचार पत्र, और फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है। पहले हमें कोई स्मार्टफोन या टैबलेट लेनी पड़ती है, या कंप्यूटर लैपटॉप लेने पड़ते हैं, फिर उसके बाद डेटा पैक का खर्च होता है प्रति माह। तो ये सबसे ज़्यादा खर्चीला माध्यम पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे टेलीविज़न, और मतलब उसके बाद टेलीविज़न आता है, उसके बाद रेडियो, फिर समाचार पत्र सबसे सस्ता पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाचार संगठन
में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारे नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है फ्रीलांसर, सेकंड ऑप्शन है पूर्णकालिक, थर्ड ऑप्शन है अंशकालिक और फोर्थ ऑप्शन है अल्पकालिक। तो हम इसे कहते हैं पूर्णकालिक या फुल मंथली वाला। जो मंथली के जॉब होते हैं अर्थात जो पत्रकार मंथली वाले होते हैं उन्हें हम पूर्णकालिक कहते हैं। समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी, मतलब उनको हर मंथ अपना सैलरी मिलता है। नेक्स्ट हमारा है सवाल 35 नंबर, इनमें से समाचार पत्र की आवाज़ किसे मानी जाती है? फीचर को, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय को या स्तंभ लेखन को? तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है वो संपादकीय है। संपादकीय क्या होता है? संपादकीय अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो संपादकीय वो है जैसे न्यूज़ में जो न्यूज़ छपे रहते हैं तो उसे जो न्यूज़ लाता है जो व्यक्ति, तो जो आपस में रहता है उसे ही संपादकीय कहते हैं। मतलब न्यूज़ का जो छपने से पहले जो ब्यौरा होता है उसे संपादकीय कहते हैं, उसी सबसे रिलेटेड वर्क जो होते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारा, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली से के निकट है? फीचर लेखन मतलब किस टाइप का होता है? फीचर लेखन हमने लिखना सीखा था, मतलब सीखा होगा 12th में, ये इंपॉर्टेंट भी है। फीचर लेखन में हमें एक टॉपिक लिख के और ज़्यादातर 50 से 60 शब्दों को लिख के और यहाँ कोई ड्राइंग छोटा मोटा कलाकारी करके, एक तरह से ये फीचर लेखन जो है वो हमारा विज्ञापन लेखन की तरह ही होता है। तो इसका जो निम्नलिखित में से किस शैली के निकटतम है? काव्यात्मक, क्या इसमें मैं कविता लिखना पड़ता है? तो नहीं। इसमें क्या कथात्मक? शायद। व्यक्तात्मक, उसमें व्यक्त बहुत ज़्यादा बड़ा करके लिखना पड़ता है? नहीं। रूपात्मक, तो रूपात्मक भी नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है जो है वो कथात्मक है। कथात्मक जो है हमारा राइट आंसर। जो फीचर लेखन होता है वो कुछ कथा की तरह रहता है, उसमें मतलब वर्णन किया जाता है टॉपिक्स के बारे में और फिर उसके बाद उसके चित्र वगैरह बना के उसको परिभाषित किया गया रहता है। तो यहाँ से हमारा एक खंड खत्म हो जाता है, खंड स हमारा शुरू होता है और इस खंड स में अनुपूरक पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के हमारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो पाठ्य में हमने पढ़ रखे हैं क्लास 12th में जो हमारी आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 आदि, और आरोह और वितान जो बुक हैं दोनों, इन दोनों के चैप्टर से हमारा क्वेश्चंस रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं हम आगे। इसमें हमें पहले क्या दे रखा है? तो इसमें हमें पहले पठित काव्यांश दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक काव्यांश है जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो हमारा काव्यांश है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम। फिर नेक्स्ट आगे हमारा है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता ही चेहरा है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। फिर आगे है, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टा आच्छादित रहने का रमणीय यह उज्ज्वला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। तो ये हमारा जो पाठ संघर्ष स्वीकारत से लिया गया है पंक्ति, और ये काफ़ी अच्छी पंक्ति है गाइज, आप लोग इसे पढ़ें और इसका अर्थ समझ लेंगे तो ये काफ़ी अच्छी पंक्ति है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, जाने का रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता है, पंक्ति का क्या आशय है? मतलब ये पंक्ति जो है इसका कवि क्या कहना चाहता है या इस पंक्ति का क्या आशय है? तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है गाइस, यहाँ हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, कवि के मन में अल्पानकारी प्यार है, कवि रिश्ते की नींव की सिंचाई कर रहे हैं, कवि संदेश दे रहे हैं कि रिश्ते नाते को, एक मिनट इसको मैं इधर साइड कर देता हूँ, रिश्ते नाते की देखभाल करनी पड़ती है और करनी पड़ती है। और नेक्स्ट हमारा है, रिश्ते नातों की परिभाषा बहुत कठिनतर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, कवि के मन में अल्पानकारी प्यार है। मतलब जो कवि है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भर गया है और वो अब कवि जो है वो इस प्यार से दूर भी हटना चाहता है, वो आगे की पंक्तियों में है। नेक्स्ट है हमारा, कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है? अर्थात यहाँ जो कवि की प्रेमिका या उसकी माँ जो भी हो सकती है कवि, उसकी अपरिभाषित सत्ता, इसमें कवि ने उसे परिभाषा नहीं दी है। वो कवि ने इसमें ये नहीं बताया कि वो उसकी प्रेमिका है या उसकी माँ है या उसकी कौन है। तो उससे कैसे प्रभावित है, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर देना है। तो आंतरिक रूप से प्रभावित है, बाहरी रूप से प्रभावित है, आंतरिक तथा बाहरी रूप से, या दिल दिमाग दोनों की गहराइयों से। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है 3rd नंबर आंसर, आंतरिक और बाहरी रूप से। एक लाइन भी आई हुई है जिसमें कवि ने ये बताया है कि अंतर भी और बाहर भी दोनों रूप से मैं तुमसे प्रभावित हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 वाला है, कवि अपरिभाषित सत्ता से जिससे वे प्रभावित है उसे भूलना क्यों चाहते हैं? अब यहाँ पे कवि जिससे प्रभावित है, जिसके प्रेम में डूबा हुआ है, उसे भूलना अब क्यों चाहता है? तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है,
कवि कल्पना से निकलकर यथार्थ में आना चाहते हैं। और नेक्स्ट है कवि अबोध प्रेयसी से प्रेम करने की भूल का दंड चाहते हैं, अर्थात जो कवि प्रेम कर चुके हैं जिससे भी अबोध से, वो उससे अब दंड चाहते हैं, उससे भूल से प्रेम कर चुके हैं। तो और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कवि प्यार की निश्चरता से परिचित हो गए हैं और इसीलिए उसे भूलना चाहते हैं, अर्थात अब कवि जो है प्यार की नश्वरता से परिचय हो गया उसका, कवि उसमें हो चुका है, मतलब जान चुका है पूरी तरह से, अब उसे भूलना चाहता है। और नेक्स्ट हमारा कवि बाद में विरह अग्नि से बचने के लिए उसे अभी ही भूलना चाहता है, अर्थात कवि जो है वो बाद में जो कष्ट होगा वियोग के बाद उससे जो कष्ट होगा उससे बचने के लिए वो अभी ही भूलना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, कवि कल्पना से निकलकर यथार्थ में आना चाहता है, अर्थात कवि जो है वो कल्पनाओं से निकल जाना चाहता है, अब वो कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर यथार्थ में आकर कविताएँ करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेष का प्रयोग किया गया है, इसके प्रयोग से पंक्ति में क्या बढ़ जाता है। अब इसमें हमारे पास अंधकार अमावस्या वाला जो टॉपिक आया हुआ है, अर्थात अमावस्या अंधकार, इसमें विशेषण विशेष का कुछ संबंध है। तो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है विशेष विशेषण का संबंध स्थापित होगा, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा अंधकार में रहना संभव हो सकेगा। और नेक्स्ट है कवि को दंड मिल सकेगा। तो अर्थात यहाँ अंधकार अमावस्या के बाद भी अंधकार को बताया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो अंधकार अमावस्या के दिन तो खुद ही चांद नहीं रहता और उस दिन तो खुद ही अंधकार रहता और उस पर भी अंधकार, अर्थात यहाँ पर अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। और कवि मतलब अब नेक्स्ट है हमारा 41 है, परिवेष्टित आच्छादित होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है। आच्छादित होने के बाद बावजूद प्रभा किरणें बीच बीच में आ रही हैं, कवि जिससे प्रभावित है वह द्वीप्तिमान है। कवि दक्षिणी ध्रुव में हिम आच्छादन के बावजूद 6 मास उजाला होता है, कवि को परिवर्तित प्रकाश के कारण उजाले का भ्रम हो रहा है, या फिर कवि को परिवर्तित प्रकाश के कारण भ्रम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है गाइस वो है सेकंड, कवि जो है वो जिससे प्रभावित है उससे दीप्तिमान है, अर्थात कवि अंधकार में भी जा रहा है मगर जो कवि के अंदर प्रेम है उसकी दीप्ति अभी तक, उसकी ज्योति अभी तक जली रही है और वो मतलब लगातार कवि के मन में बैठी हुई है। नेक्स्ट हमारा पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब हमारे पास एक गद्यांश आ रहा है जो हमने पढ़ रखा है, बुक का गद्यांश है, तो इसे हम देखेंगे, अवश्य देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर है ये, तो मैं इसे सिंपली स्क्रॉल कर रहा हूँ और अब मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। तो इसे हम पढ़ते हैं और ये गद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काले मेघा पानी दे अध्याय से लिया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर इन गंदी मेंढक मंडली पर पानी, इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी उन्हें अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उससे गुस्सा नहीं रहा नहीं गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत। यहाँ पर बोल रही हैं, ये कॉमा में है, ये डायरेक्ट उनकी लाइन लिखी जा रही है। देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हम पर पानी कैसे देंगे, इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो पंक्ति है वो ख़त्म होता है। तो इस सिंपल 5 पंक्ति में जो लेखक है वो नहीं चाहता है कि इन मेढक मंडली पे पानी डाला जाए बाल्टी भर के, और जो उसकी काकी हैं, जो उसकी दीदी हैं, जीजी हैं, वो अंधविश्वास में विश्वास रखती हैं, मगर लेखक को अंधविश्वास में विश्वास नहीं है। तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लेखक ने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया होगा।
पानी बर्बाद नहीं करने के कारण, मेढक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण, पानी फेंकने को बर्बादी मानने के कारण, लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण, क्योंकि जो लेखक है उसको लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि इन मेंढक मंडली पर पानी मत फेंके, और कीमती पानी है, उस वक्त बारिश नहीं हो रही है तो हम क्यों फेंक रहे हैं, क्यों बर्बाद करें पानी। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अपने डगमगाते पाँव पर भी जीजी बाल्टी भर भर कर पानी क्यों फेंक रही थी? क्योंकि लेखक पानी फेंकने से मना कर दिया था इसलिए वो पानी फेंक रही थी, पानी फेंकना आवश्यक मानने के कारण वो पानी फेंक रही थी, या लोक मान्यताओं में विश्वास रखने के कारण पानी फेंक रही थी, या अंधविश्वास में विश्वास रखने के कारण वो पानी फेंक रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है, जीजी को अंधविश्वास में, इस अंधविश्वास में विश्वास था, इसीलिए वो भर भर कर पानी फेंक रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था? जीजी के द्वारा पानी फेंकने के कारण, लेखक की बात नहीं मानने के कारण, लेखक और जीजी वैचारिक अंतर होने के कारण, जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण, क्योंकि जो जीजी थी वो अंधविश्वासी थी, उन्हें अंधविश्वास में मान्य था, उन्हें लोक मान्यताओं में विश्वास था, इसी से जीजी जो थी वो, इसी से लेखक जीजी से नाराज़ हो रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा नहीं रह सकी क्योंकि लेखक की बात समझ जाने से, क्योंकि वो लेखक की बात समझ गई इसीलिए ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रही, लेखक को समझाना चाहती थी इसलिए ज़्यादा देर लेखक से गुस्सा नहीं, क्योंकि गुस्सा रहेंगी तो समझाएंगी कैसे। और नेक्स्ट है हमारा, लेखक से प्रेम करने के कारण, लेखक की, और नेक्स्ट है लेखक की नासमझी के कारण, क्या लेखक नासमझ था इसी से समझाने के कारण वो गुस्सा नहीं रह पाई। तो इसका राइट आंसर जो है वो है लेखक से प्रेम करने के कारण, लेखक से अत्यधिक प्रेम करने के कारण जीजी जो थी वो गुस्सा नहीं रह पाई ज़्यादा देर तक। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, पानी का अर्घ चढ़ाने से आप क्या समझते हैं? पानी का दान देना, पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना, पानी का प्रसाद चढ़ाना, पानी का महत्व बताना। तो अर्घ चढ़ाना जो कि इस वाक्य में आया हुआ था, कि हम पानी का, क्या आया था वाक्य में, मैं एक बार बता लेता हूँ आपको। तो जो वाक्य में आया था कि यह पानी का अर्घ चढ़ाने की, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, यही वाक्य ऊपर लाइन में आया हुआ था। तो यहाँ अर्घ चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो अर्घ चढ़ाने का जो अर्थ है वो पानी का दान देना, अर्थात पानी को दान देना। उसमें जो जीजी हैं वो बताती भी हैं कि अगर हम, मुनियों ने तो दान को सबसे उच्चतम स्थान दिया है, और अगर हम दान देंगे नहीं तो हमें इंद्र भगवान प्रसन्न होकर हम पर कैसे बरसाएंगे पानी। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो पानी का दान देना राइट है, ये ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पाठ्यपुस्तक के पठित पाठों पर आधारित प्रश्न। अब हमारे पास जो प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे बुक के हैं, मगर जो हमने पढ़ रखा है उससे हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें वैकल्पिक का चयन कीजिए। विकल्प है और उसका हमें चयन करके उत्तर देना है। तो यहाँ हमारा पहला जो क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? सब कुछ खरीदने के लालच के कारण, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, बाजार की गिरफ्त में आने के कारण, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अतृप्त रहने के कारण। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि जब हम बाजार को शैतान का जाल कह रहे हैं लेखक, तो वहाँ पे वो स्टोरी में भी बताया गया, निबंध में बताया गया है, और यहाँ मैं बता देता हूँ, जो बाजार में जब हम एंट्री लेते हैं तो हमारी सोच जो है वो कब्जा हो जाती है एक तरह से। अभी जैसे मेले का सीज़न है तो हम जाते हैं तो हमें सब कुछ खरीदने का ही मन करता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किन परिस्थितियों से हमारा मन शिथिल हो जाता है, एक गीत कविता के आधार पर लिखिए। मतलब किन परिस्थितियों में हमारा मन जो है वो रुक जाता है या शिथिल हो जाता है, एक गीत कविता के आधार पर लिखना है। उत्साह के अभाव में, प्रेरणा के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में, या शक्ति के अभाव में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रेरणा के अभाव में, क्योंकि वहाँ पे एक गीत कविता में जो है कि हरिवंश राय बच्चन जी का कोई भी प्रेरणा नहीं है, तो इसलिए उनका मन जो है वो शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप के सामने रखा है? तो संवेदनशील स्वरूप को सामने रखा है, मानवीय स्वरूप को सामने रखा है, असंवेदनशील स्वरूप को सामने रखा है, या अमानवीय स्वरूप को सामने रखा है? तो इसका राइट आंसर जो है असंवेदनशील। वहाँ पर एक अपाहिज को लाकर उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछना जिसके कि उत्तर एकदम निंदनीय है, तो ये असंवेदनशील की हद है। तो इन्हीं सबको लेखक ने सामने रखा है, स्वरूप को सामने रखा है। नेक्स्ट है हमारा, कविता की उड़ान चिड़ियाँ क्यों नहीं जान सकती? अर्थात यहाँ पे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है,
वो कह रहा है कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया क्यों नहीं समझ सकती? सीमित संभावनाओं के कारण, सीमित शक्ति के कारण, कल्पना शक्ति के अभाव के कारण, अपनी सीमित सीमाओं के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है अपनी सीमित सीमाओं के कारण। जो चिड़िया की है वो, जैसे मान लो ये चिड़िया की ऊंचाई यहाँ तक है, लेकिन जो कविता है वो ब्रह्मांड तक भी जा सकती है, अनंत तक भी जा सकती है। क्योंकि अब यहाँ पर हमारे जो सवाल है उस टॉपिक पे आते हैं, कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि चिड़िया जो है उसकी चिड़िया की जो उड़ान है वो एक सीमित है, मगर जो कविता है वो कल्पनाओं में की जाती है, इसी से वो चिड़िया नहीं समझ सकती। और नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? अर्थात जो भक्तिन पाठ है उसके आधार पर पंचायत कैसे हैं या पंचायत क्या है भक्तिन पाठ के आधार पर? पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, वे सही निर्णय न्याय नहीं कर पाती, वे दूध का दूध पानी का पानी नहीं करती। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, सही न्याय न करना या दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना, वही सेम टू है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर जो है वो हो जाता है, राइट आंसर हमारा जो है वो फर्स्ट है, वो है पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। जो भक्तिन की बेटी हैं उसके साथ भी वही होता है। नेक्स्ट है हमारा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं? मतलब कि जो 52 नंबर सवाल है हमारा वो बोल रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं? तो ये हमारा है, दर्शकों के सामने अधिक से अधिक सही तथ्यों का उचित विश्लेषण करने से, अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाना, उनकी टीआरपी बढ़ाने से। और नेक्स्ट है, दर्शकों की भावनाओं को किसी भी प्रकार हाल उत्तेजित करने से। और डी है, ऐसे तथ्यों को उजागर करने से जो जनता से छिपाए गए हैं या जिनसे वे अनजान हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो गाइस 3rd नंबर है, क्योंकि दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। तो जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कार्यक्रम होते हैं, जो कोई भी मीडिया वाले कार्यक्रम होते हैं, वे यही चाहते हैं कि उनकी टीआरपी कैसे बढ़े, और वे चाहते हैं कि कैसे दर्शक जो हैं वो रो दें, भावुक हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं, जिससे उनके जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सकें। तो अब हमारे पास अभी तक आरोह बुक के पार्ट के चल रहे थे प्रश्न, अब हमारे पास आता है वितान की बुक के, जिसमें से हमारे 2 चैप्टर पूछे जाने वाले हैं। और वो हैं, पहला है मनोहर श्याम जोशी जी का और दूसरा है आनंद यादव जी का। तो मनोहर श्याम जोशी जी का जो पहला चैप्टर है वो सिल्वर वेल्डिंग, तो उससे कुछ क्वेश्चन है, और सेकेंड वाले से जूझ से पार्ट से कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला है 53 क्वेश्चन है, कहानी सिल्वर वेल्डिंग में किशंदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? अर्थात कहानी सिल्वर वेडिंग में किशंदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा, जो यहाँ पर ये लाइन बुक में आया हुआ है, जो हुआ होगा कह देते हैं, से क्या तात्पर्य है? लेखक मृत्यु से अधिक दुखी है, लेखक मृत्यु का कारण नहीं पता, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। सेकेंड हमारा लेखक को मृत्यु का कारण पता है, और थर्ड हमारा लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, और फोर्थ है लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड है, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, अर्थात लेखक को पता ही नहीं है कि मृत्यु किस कारण हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, किशंदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उसकी सहायता नहीं कर पाए क्योंकि? यशोधर बाबू की पत्नी किशंदा से नाराज़ थीं। यशोधर बाबू के घर में किशंदा के लिए स्थान का अभाव था। यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। यशोधर बाबू के प्रस्ताव को किशंदा ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा थर्ड, यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, अर्थात जो किशंदा था उसको उसके परिवार में कोई पसंद नहीं करता था, इसी से यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते थे किशंदा को अपने घर में लाकर। नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलापन, एक मिनट। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है 55 वाला, वो है जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो अकेलापन उपयोगी है। जो जब लेखक अकेले होते तो वो अपने से कविताएं करते, अपनी कहानियाँ आदि पढ़ते, अपनी कविताओं को रटते, जिससे उनकी कविता में रुचि और बढ़ गई, तो उनके लिए अकेलापन जो है वो उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा है, जूझ पाठ के अनुसार
पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था क्योंकि लेखक और दत्ताजी राव का जो रवैया था, मतलब जो चाह था, वो सही था क्योंकि लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था। दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो दत्ताजी राव जानते थे कि लेखक की खेती बाड़ी में लाभ नहीं है, खेती बाड़ी तो होती रहती है। और नेक्स्ट हमारा है सवाल, कहानी सिल्वर वेल्डिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? तो यहाँ किशनदा उन्हें भड़काते थे, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी। और या फिर नेक्स्ट है, पीढ़ी के अंतराल के कारण, या वे परिवर्तन की सहजता से स्वीकार नहीं करते थे। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा, वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं करते थे। जो अर्थात परिवर्तन होता था, बर्थडे मनाना, पार्टी मनाना, इसे जो यशोधर बाबू जी थे वे सहजता से स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट हमारा है, जूझ कहानी के लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? ज्ञानपूर्णता, हठधार्मिता, कुटिलता, संघर्षमयता। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो संघर्षमयता है। जो लेखक है उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता और भी उद्घाटित हो जाती है। लेखक और संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और सफल होते हैं, लेखक बनते हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम इसी के साथ विदा लेते हैं। लास्ट फोटो ये है। आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।